गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र में, जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय का माप। राष्ट्रीय आय का माप किन विधियों के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना 3 स्तरों पर की जाती है। सर्वप्रथम 1917 में प्रोफेसर सुम्पीटर ने इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। और वो 3 माप कौन से हैं राष्ट्रीय आय को मेजर करने के? आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। सर्वप्रथम हम देखेंगे आय विधि। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों जैसे कि श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले क्रमशः मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके ही राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। जैसे कि अब आय विधि में राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करते हैं हम? कर्मचारियों के पारिश्रमिक में परिचालन अधिशेष जैसे कि लगान, ब्याज और लाभ प्लस मिश्रित आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इन सबको जोड़कर हम क्या प्राप्त करते हैं? राष्ट्रीय आय। किस विधि के द्वारा? आय विधि के द्वारा। अब सर्वप्रथम है जैसा कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसके अंतर्गत उत्पादकों द्वारा किए गए वे सभी भुगतान जो उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को मजदूरी तथा वेतन के रूप में, नगद और किस्म में, और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और निजी पेंशन, पारिवारिक भत्ता, आकस्मिक बीमा, जीवन बीमा और ऐसी अन्य योजनाओं से मालिकों के योगदान के रूप में अथवा आरोपित मूल्य के रूप में किसको दिया जाता है? कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसका जोड़। अब कर्मचारियों को जो आय प्राप्त होती है वो प्लस नेक्स्ट है प्रचालन अधिशेष। अब प्रचालन अधिशेष है तो प्रचालन अधिशेष में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि किसी फर्म को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाली गैर मजदूरी आय अथवा संपत्ति और उद्यम से प्राप्त होने वाली आय जैसे लगान, ब्याज तथा लाभ के जोड़ को क्या कहते हैं हम? प्रचालन अधिशेष कहते हैं। जैसे लगान एक किराया होता है जो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? भूमि या इमारतों के स्वामित्व से प्राप्त होती है। जैसे भूमि और मकानों के स्वामियों को एक निश्चित समय के लिए भूमि और मकान की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार वो किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं। उसके बदले में जो वो किराया प्राप्त करते हैं, किराए के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। जैसे मान लो बस है, ट्रैक्टर है या और भी टिकाऊ वस्तुएं हैं, उनके उपयोग की सुविधा वो किसी दूसरे को देते हैं तो उनके बदले वो दूसरे व्यक्ति से क्या लेते हैं? किराया। तो वो हो गया लगान। फिर जैसे रॉयल्टी, ये भी क्या है? एक संपत्ति आय है रॉयल्टी भी। वो कैसे है? क्योंकि जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कोयला, तेल आदि, उन पे पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स आदि के प्रयोग के लिए क्या किया जाता है? रॉयल्टी का यूज़ किया जाता है। ब्याज पूंजी के स्वामित्व का क्या होता है? फल होता है। पूंजी के स्वामी को अपनी पूंजी बैंक में जमा करने, ऋण पत्र, बॉन्ड आदि खरीदने तथा पूंजी को उधार देने के बदले जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम? ब्याज कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रचालन अधिशेष में हम किस किस को शामिल करते हैं? लगान हुआ, ब्याज हुआ, लाभ हुआ और रॉयल्टी आदि। उसी प्रकार से अब लाभ पे, अब लाभ कितने प्रकार का होता है? एक तो अविकृत लाभ होता है और एक लाभांश होता है। ये अविकृत लाभ उद्यमी द्वारा निगम लाभ कर का भुगतान करने के लिए, अप्रत्याशित खर्चों को सहन करने के लिए तथा निगम बचत के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? राष्ट्रीय आय में। अब लाभ का ही दूसरा हिस्सा है लाभांश। लाभांश लाभ का वह भाग होता है जो हिस्सेदारों में बांटा जाता है। हिस्सेदारों को लाभांश के रूप में प्राप्त होने वाली आय फर्मों के कुल लाभ पर निर्भर करती है। इस प्रकार से प्रचालन अधिशेष में हम शामिल करेंगे लगान, ब्याज और लाभ। नेक्स्ट है मिश्रित आय।
स्वरोजगार की मिश्रित आय से अभिप्राय स्व लेखा श्रमिकों की कुल आय तथा अनिगमित उद्यमों के सर्जित लाभ से है। मिश्रित आय में काम से प्राप्त आय, संपत्ति और उद्यमवृत्ति से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। जैसे कि मान लो एक दुकानदार है, किसान है, डॉक्टर है, हलवाई है आदि की आय किस में होगी? मिश्रित आय कहलाएगी। मिश्रित आय उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो ग्रस्तों के रूप में साधन सेवाएं प्रदान करते हैं तथा उत्पादकों के रूप में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए अपनी साधन सेवाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। किसी देश के निवासियों द्वारा विदेशों में प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त आय तथा एक देश की घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में भुगतान की गई आय के अंतर को ही क्या कहते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहा जाता है। तो इस प्रकार से आय विधि के द्वारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन आदि से जिसमें हम लगान ब्याज लाभ को इंक्लूड करते हैं, प्लस मिश्रित आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ करके राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। अब उत्पाद विधि दो प्रकार की होती है, एक तो अंतिम उत्पाद विधि और एक मूल्य वृद्धि विधि। अब अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करते हैं? जैसे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, इसके अंतर्गत हम चालू वर्ष से उत्पादित अंतिम वो गैर टिकाऊ वस्तुएं जैसे दूध, मक्खन आदि और टिकाऊ वस्तुएं जैसे मान लो टीवी, कार सेट, वॉशिंग मशीन आदि, साथ ही सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा देश में किया गया स्टॉक निवेश या स्थायी पूंजी निर्माण इसको इंक्लूड करते हैं। साथ ही सरकार द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं जैसे रेलें, सड़कें, पुल, नहरें आदि की लागत और जैसे सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे पुलिस, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि पर जो व्यय किया जाता है, इन सब के व्यय को जोड़कर हम क्या करते हैं? अंतिम उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। नेक्स्ट है इसी के दूसरा पार्ट मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि में राष्ट्रीय आय को मापने के एक अन्य विधि है, उत्पाद विधि का ही एक दूसरा भाग है। इस विधि के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में एक देश की विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा की गई कुल मूल्य वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। अब मूल्य वृद्धि विधि में भी वही जैसे उत्पादन का मूल्य शामिल करते हैं, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य और स्थायी पूंजी का उपभोग, इन सब का जोड़ करके ही हम मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों क्षेत्रों की सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़कर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इसमें से जो हमने बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया है उसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटाने से हमें क्या प्राप्त होता है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। और अंत में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़कर राष्ट्रीय आय का मूल्य ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट व्यय विधि। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले अंतिम व्यय को जोड़ लिया जाता है। इस कुल जोड़ का मूल्य बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य के बराबर होता है। अब व्यय विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस शुद्ध निर्यात। जैसे निजी अंतिम उपभोग व्यय में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? जैसे घरेलू बाजार में उपभोक्ता परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, नाशवान वस्तुएं और सेवाएं जिनकी अंतिम बिक्री की जाती है, उन सबको हम किस में शामिल करेंगे? निजी अंतिम उपभोग व्यय में इंक्लूड करेंगे। फिर है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए
उद्यमों द्वारा सरकार को बेची गई कुल बिक्री की मात्रा को फुटकर कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। साथ ही उसमें कर्मचारियों के पारिश्रमिक को भी जोड़ दिया जाता है तथा विदेशों से की गई खरीद को भी जोड़ा जाता है। किसमें? सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में। नेक्स्ट है सब उपभोग के लिए उत्पादन। सब उपभोग के लिए उत्पादन भी अंतिम उपभोग व्यय का ही क्या है? एक भाग है। इसका आरोपित मूल्य ज्ञात करने के लिए इसकी मात्रा को बाजार में उसी प्रकार की वस्तु की प्रचलित कीमतों से गुणा कर दिया जाता है और इसे अंतिम उपभोग व्यय में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब सकल घरेलू जो पूंजी निर्माण है उसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? जैसे निर्माण पर व्यय। अब निर्माण पर व्यय, जैसे निर्माण पर किए जाने वाले व्यय की गणना कैसे करते हैं? जो निर्माण सामग्री है, जैसे मान लो सीमेंट, स्टील, ईंट, श्रम, पूंजी साधनों की मात्रा को उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार की गई व्यय गणना को क्या कहते हैं? जीन्स प्रवाह विधि कहते हैं। नेक्स्ट जैसे मशीनरी और उपकरण पर अंतिम व्यय, स्टॉक में परिवर्तन पर व्यय, जैसे मान लो स्टॉक में होने वाली भौतिक परिवर्तनों पर किए जाने वाले व्यय की गणना करने के लिए भौतिक परिवर्तन की मात्रा को किससे गुणा कर देते हैं? बाजार कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात। अंत में विदेशों से शुद्ध निर्यात के मूल्य की गणना की जाती है। अब हम ये देखेंगे शुद्ध निर्यात कैसे ज्ञात करते हैं। निर्यात व आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अंतर को ही क्या कहते हैं? शुद्ध निर्यात कहा जाता है। अब मान लो यदि कुल आयातों का मूल्य कुल निर्यातों के मूल्य से अधिक है तब इनके अंतर को सकल राष्ट्रीय व्यय के अनुमान के लिए कुल व्यय में से घटा दिया जाएगा। यदि कुल आयातों का मूल्य कुल निर्यातों के मूल्य से कम है तब क्या होगा? तब सकल राष्ट्रीय व्यय का अनुमान लगाने के लिए इनके अंतर को कुल व्यय में क्या कर लिया जाएगा? जमा कर लिया जाएगा। इस प्रकार से व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात के को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट है अंतिम तथा मध्यवर्ती पदार्थों में भेद। अब जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि राष्ट्रीय आय में हम किसको इंक्लूड करते हैं? केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती पदार्थों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी? दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है कीमतों में परिवर्तन। वस्तुओं की कीमतों में भी लगातार परिवर्तन भी राष्ट्रीय आय की गणना को क्या बना देते हैं? अस्थिर बना देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिफल रहित सेवाएं। सामान्यतः केवल उन्हीं सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है जिनको मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात जिनके बदले में प्रतिफल दिया जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसी कई सेवाएं हैं जिनको मुद्रा द्वारा मापा नहीं जा सकता। जैसे अध्यापक द्वारा स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने पर वेतन तो मिलता है, परंतु वही सेवाएं वह अपने ही बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए अर्पित करे तो कोई भी वेतन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है दोहरी गणना की समस्या। जैसे कई बार राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ये कठिनाई उत्पन्न होती है कि राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना न हो जाए। दोहरी गणना किसे कहेंगे हम? किसी वस्तु के मूल्य को 2 या 2 से अधिक बार गिने जाने से है। जैसे मान लो एक लकड़हारा एक लकड़ी का हिस्सा किसी बढ़ई को 20 रुपये में बेचता है। अब बढ़ई उस लकड़ी के उस हिस्से को मेज बनाकर कितने रुपए में बेचता है? आगे फर्नीचर वाले को 40 रुपये में बेचता है। अब यदि लकड़ी की कीमत को हर बार की कीमत से जोड़ा जाए तो इस हिसाब से राष्ट्रीय आय में 60 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, जबकि वास्तव में वृद्धि केवल कितने की हुई है? 40 रुपये की हुई है। तो ऐसी दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय का अनुमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की समस्या भी एक बड़ी समस्या होती है। नेक्स्ट है विदेशी कंपनियों की आय। जिन देशों में विदेशी कंपनियों द्वारा काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है वहाँ पे ये कठिनाई अधिकतर आती है, क्योंकि उनकी आय को किस प्रकार राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि उनकी कुल आय में से कुछ भाग तो लाभांश के रूप में बाहर चला जाएगा और कुछ उस देश में ही रह जाता है जहाँ वो कंपनियाँ काम कर रही है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय का होना। अल्प विकसित देशों में के पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? इसमें मुद्रा के रूप में लेन देन ना करके किसके बदले में किया जाता है? वस्तुओं के बदले में
वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। नेक्स्ट है अविश्वसनीय आंकड़े। अल्प विकसित राष्ट्रों में सामान्यतः शिक्षा के अभाव में प्राय उत्पादन व्यय आदि का सही आंकड़ा नहीं रखा जाता है, जिससे भी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव। जैसे अल्प विकसित राष्ट्रों में लोगों के व्यावसायिक वर्गीकरण का भी अभाव पाया जाता है। जीवन निर्वाह के उद्देश्य से कुछ व्यक्ति कई प्रकार के काम धंधों में संलग्न रहते हैं। जैसे मान लो कोई एक किसान है, तो वो किसान अकाल और सूखा पड़ जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, शहर में काम करने के लिए चला जाएगा, और जैसे ही मान लो अच्छी बारिश वगैरह हो जाती है तो वो वापस गांव में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्व उपभोग के लिए उत्पादन। जैसे भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि उत्पादन का काफ़ी भाग भारत में स्व उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका किसी प्रकार का कोई मूल्यांकन और लेखा जोखा नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन की कुल मात्रा में ये भाग शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय आय की कुछ कठिनाइयाँ हैं जो हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय होती है। थैंक यू।